हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है निखिल विद स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ तार्किक वेन आरेख यानी लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है दोस्तों, और टाइप ये 1 है और इसमें पहले टाइप 1 करेंगे, फिर उसके बाद टाइप 2 करेंगे और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको ऐसी अच्छी अच्छी क्लासें देखने को मिलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा आरेख सही संबंध दिखाता है। दोस्तों, ये सही संबंध कौन सा आरेख दिखाएगा ये डिपेंड करता है हमारे इन शब्दों पर। तो ये शब्द क्या हैं ये जान लेते हैं। दोस्तों, ये लिखा हुआ है विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय। अब हमें ये देखना है कि शिक्षक का विद्यार्थी से, विद्यार्थी का जो है विद्यालय का, और विद्यालय का शिक्षक से क्या संबंध है। बस वही संबंध देखना है, और ये संबंध अगर आपको पता चलेगा तभी आप जो है इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कुछ गोले दिए हुए हैं। अब मान लीजिए ये है शिक्षक, यह है विद्यालय, यह है विद्यार्थी। तो दोस्तों, विद्यालय के अंदर शिक्षक भी आते हैं, विद्यार्थी भी आते हैं, आते हैं नहीं आते हैं। तो दोस्तों, ये जो है ये हमारा विद्यालय है, और इसके अंदर देखो शिक्षक भी आ गए और विद्यार्थी भी आ गए। वैसे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट है, और भी देख लेते हैं। अब जैसे मान लो ये गोले हैं, अगर मान लो ये शिक्षक है, ये विद्यार्थी है, तो क्या स्कूल विद्यार्थी शिक्षक से अलग होता है? बिल्कुल नहीं होता है ना। चलिए, क्या विद्यालय, शिक्षक, स्कूल तीनों अलग अलग हैं? ये भी नहीं हो सकते। क्या विद्यालय, कुछ विद्यालय स्कूल, कुछ विद्यालय शिक्षक इस तरीके से भी हो सकता है क्या? नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या ये किसी और के लिए है? भाई, विद्यालय शिक्षक मतलब शिक्षक और विद्यार्थी के अलावा क्या स्कूल में कोई और भी आता है? या तो शिक्षक होगा या फिर विद्यार्थी होगा। तो ये जो है इतना हिस्सा जो है किसके लिए छोड़ा है? किसके लिए छोड़ा है? ये कोई जो है शराबियों के लिए थोड़ी छोड़ा है ये हिस्सा। तो यानी ये भी जो है गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, ये सवाल आपको आई होप समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको ये वाला भी करना है। ठीक है, तो दूसरा नंबर चालू करते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है सांप, सरीसृप, जहरीले। अच्छा, जहरीले कौन होते हैं? जो सरीसृप होते हैं। कई सरीसृप होते भी, कई सरीसृप नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो सांप, सांप तो जहरीला होता ही होता है। तो दोस्तों, हमें अब क्या करना है? अब हमें देखना है कि भाई सबसे पहले तो आ गया सरीसृप। भाई सरीसृप में जैसे छपकली है, सांप है, कीड़े मकोड़े जो है सब सरीसृप में आते हैं। ठीक है, सरीसृप के अंदर सांप भी आ गया। ठीक है, अब जो जहरीला है, वो जहरीला देखो सरीसृप भी होते हैं और भी कई लोग जहरीले होते हैं, जैसे कुत्ता भी तो जहरीला होता है, तो वो जानवर में आता है। तो इसके मतलब ये है कि ये जो जहरीला होता है, ये जो है सांप भी होता है और सरीसृप भी होते हैं, और कुछ अलग लोग भी जहरीले होते हैं, ये वाले। तो दोस्तों, ये जहरीले होंगे। ठीक है, तो ये अलग जहरीले होंगे, लेकिन जहरीले सरीसृप भी होते हैं और जो है आपका सांप भी होता है। लेकिन थोड़े ये वाले जो जहरीले हैं ये भी अलग टाइप के, जैसे कुत्ता हो गया या बिल्ली हो गया, उनमें भी जहर होता है, तो ये वो वाले जहरीले हो गए। यानी इस टाइप का अगर आपके सामने कोई भी मिलता है तो आपका वही आंसर होगा। अब ऐसे ये हो गया, क्या सभी सभी सरीसृप और जो है सांप और जहरीले क्या सब थोड़े थोड़े होते हैं? ये तो गलत है। और ये वाला तो ठीक है, मैंने आपको ऊपर करके दिखा दिया है। और ये वाला, क्या सरीसृप जहरीले भी होते हैं और जो है सरीसृप सांप भी होते हैं? बाकी के जहरीले कौन होंगे? केवल सरीसृप ही जो है जहरीले होते हैं, यानी हमारा ये भी गलत हो जाएगा। और फिर ये आ जाओ, अब इस पे आते हैं दोस्तों। इसमें इन्होंने बोल रखा है कि ये जो सांप है ये जहरीला नहीं है, केवल जो सरीसृप है वे थोड़े से जहरीले होते हैं। ठीक है, इन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की है, पर ऐसा नहीं होता है। ये जो है सांप भी जहरीला होता है, यानी ये जो गलत होगा ही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, ये बोल रहा है पुरुष खिलाड़ी पिता। तो दोस्तों, पुरुष खिलाड़ी पिता में क्या होगा कि देखो, ये जो पुरुष हैं, पुरुष खिलाड़ी खिलाड़ी भी होते हैं, पुरुष पिता भी होते हैं। ठीक है, पुरुष खिलाड़ी भी होते हैं, पुरुष पिता भी होते हैं। अब एक चीज़ और, क्या ये जो है हम इसको मान लेते हैं ये है पिता। ठीक है, और ये पूरे हैं पुरुष, पुरुष में पिता भी आते हैं, और पिता पिता भी खिलाड़ी हो सकते हैं, पुरुष भी। तो दोस्तों, ये सब के सब जो कौन है, खिलाड़ी भी होंगे। ठीक है, ये कौन है, खिलाड़ी, ये खिलाड़ी हैं। तो इस तरीके का डायग्राम आपको कौन सा दिख रहा है? केवल एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आपको काफ़ी नॉइज़ सुनाई आ रही होगी, यहाँ पर पड़ोस में थोड़ा ऊधम रहता है, ये मैं हर वीडियो में आपको बोलकर बताता हूँ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 4 नंबर, मणिपुर, इम्फाल, सिक्किम। दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में
आने वाले बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं, तभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन जैसे क्वेश्चनों को मिस मत करना दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं मणिपुर क्या है, एक राज्य। इम्फाल क्या है, मणिपुर की राजधानी। सिक्किम क्या है, अलग राज्य है। तो दोस्तों ये मणिपुर हो गई, मणिपुर के अंदर इसकी राजधानी आ जाएगी, और सिक्किम अलग है तो ये अलग लिख लेते हैं हम। तो इस तरीके से जो है हमारा डायग्राम बनेगा, ठीक है। हमको ये पढ़ पढ़ के और सोच सोच के देखना है कि कौन सा ठीक हो सकता है। अब ये डायग्राम देखते हैं, ये वाला पहले तो हम ऑप्शन बी लगा लेते हैं क्योंकि यही डायग्राम जो है सही हो रहा है। अब ये देख लेते हैं, क्या अगर हम इसको पूरे को मणिपुर मान लें तो क्या इम्फाल इसके अंदर और सिक्किम इसके अंदर आ सकता है? क्या मणिपुर के अंदर सिक्किम है? सिक्किम तो अलग राज्य है ना, ये तो गलत होगा। इसमें आ जाते हैं, क्या दोस्तों ये पूरा सिक्किम है और इसके अंदर थोड़ा मणिपुर है और थोड़ा इम्फाल है? क्या पूरे सिक्किम के अंदर मणिपुर इम्फाल है? ये भी गलत है। क्या सिक्किम, इम्फाल, मणिपुर ये तीनों अलग अलग हैं? नहीं, क्योंकि मणिपुर के अंदर इम्फाल आता है, तो ये तीनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? आपसे कोई कह दे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और लखनऊ ये तीनों अलग अलग हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, उत्तर प्रदेश में ही आता है लखनऊ तो। लेकिन यहाँ तो तीनों को अलग अलग कर रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, महिलाएं वकील बेटे। ठीक है दोस्तों, महिलाएं वकील बेटे। अब इसमें क्या है, देखो ये जो वकील है ये बेटे भी हो सकते हैं और महिलाएं भी हो सकती हैं, यानी हमारा इस तरीके से डायग्राम बनेगा। और इस तरीके का डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में ही है ना, ऑप्शन नंबर सी में है। अब इधर देख लेते हैं, अगर मान लो ये सब क्या है, अगर ये सब जो है वकील हैं, तो क्या ये महिलाएं और जो है बेटे ये भी सब वकील ही होते हैं? ये पूरे वकील के अंदर दोनों आएंगे? क्या कोई और काम नहीं करते हैं ये लोग? गलत हो जाएगा ये, ठीक है। ये दोस्तों थोड़ा मुंह की तरह लग रहा है, लो ये भी बना दिया। चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है इस पे, ये तो आप एक बार बताइए, ये जो आपका जो वकील है, वकील के अंदर क्या आपके महिलाएं आते हैं? और क्या सभी बेटे और महिलाएं जो है क्या वकील होते हैं? ये भी गलत है। इस पर आ जाइए, क्या वकील अलग होगा, बेटे अलग होंगे, महिलाएं अलग? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि वकील महिला भी हो सकती हैं, महिला का जो है बेटा भी हो सकता है, और बेटे जो है वकील भी हो सकते हैं, यानी ये भी गलत होगा, ठीक है। ये तीनों अलग नहीं है, वकील के अंदर दो आएंगे, वो आपका ये वाला होगा, ठीक है। ये वकील है, ये वकील है, और उसके बाद जो है ये बेटा है और ये माताएं हैं, ठीक है। और दोनों वकील हो सकते हैं, कहने का अर्थ ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चिकित्सागण पुरुष और भाई। ठीक है दोस्तों, चिकित्सागण पुरुष और भाई। सबसे पहले देख लेते हैं हम, ये है भाई, ठीक है। भाई किसके अंदर आता है? पुरुष के अंदर, हमेशा पुरुष आएगा पहले, पुरुष के अंदर भाई आ जाएगा। अब चिकित्सागण जो है दोस्तों, चिकित्सागण देखो भाई भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकते हैं, तो हम इस तरीके से तो बनाएंगे, यानी हमारा जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि देखो ये है पुरुष, ये है भाई, और भाई भी चिकित्सागण हो सकता है यानी डॉक्टर हो सकता है, और पुरुष भी डॉक्टर हो सकते हैं, तो हम इन दोनों को डॉक्टर उसमें लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। खैर हम जो है इनको भी देख लेते हैं, क्या चिकित्सागण अलग होता है? बिल्कुल। क्या पुरुष और भाई में से कोई चिकित्सागण नहीं बन सकता? तीनों अलग अलग होंगे, दोस्तों ये गलत होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। महिलाएं डॉक्टर और कवि हों, महिलाएं डॉक्टर कवि हों। तो दोस्तों क्या होता है कि देखो ये कवि हैं, और कवि देखो डॉक्टर भी हो सकता है, और डॉक्टर कवि दोनों महिलाएं भी हो सकती हैं, यानी ये एक दूसरे में सभी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो है एक दूसरे में हो सकते हैं, कवि डॉक्टर भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती हैं, कवि भी हो सकती हैं, डॉक्टर महिलाएं कवि दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक दूसरे में सब निपुण हैं, ठीक है। तो इस तरीके का डायग्राम हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे देख लेते हैं, क्या ये डॉक्टर और कवि लगा लें तो केवल महिलाएं अलग होती हैं? क्या महिलाओं को अलग कर दिया गया है? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्या केवल डॉक्टर और कवि एक दूसरे में बन सकते हैं, महिलाएं नहीं बन सकती हैं? ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है दोस्तों, चाचा रिश्तेदार धनी, ठीक है, चाचा रिश्तेदार और धनी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिश्तेदार कौन है। तो सबसे पहले हमने ये लगा लिया रिश्तेदार। रिश्तेदार के अंदर हमारे चाचा भी आते हैं, ठीक है दोस्तों, रिश्तेदार के अंदर हमारे चाचा भी आते हैं, ठीक है, चाचा भी आ गए। अब दोस्तों चाचा आ गए, तो अब धनी देखो चाचा भी हो सकते हैं और धनी रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इस तरीके का डायग्राम। देखो चाचा भी धनी हो सकते हैं और रिश्तेदार भी धनी हो सकते हैं, ठीक है। रिश्तेदार को आर से मैं संबोधित कर लेता हूँ।
तो इस तरीके से जो है ये वाला डायग्राम हमारा राइट होगा। और ये डायग्राम हमारा कौन सा होगा, ये जो है डायग्राम जो हमारा होगा वो होगा ये वाला ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये वाला डायग्राम हमारा बन के तैयार हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है माता पिता अमीर व्यक्ति और किसान। माता पिता अमीर व्यक्ति और किसान। दोस्तों क्या माता पिता अमीर व्यक्ति नहीं हो सकते दोनों? क्या अमीर व्यक्ति किसान और माता पिता नहीं हो सकता है क्या? या अमीर व्यक्ति केवल माता पिता होता है किसान नहीं होता? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है, ये माता पिता हैं और माता पिता देखो अमीर व्यक्ति भी हो सकते हैं, माता पिता किसान भी हो सकते हैं। ठीक है, और किसान जो है अमीर व्यक्ति भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, और माता पिता देखो अमीर व्यक्ति भी हो सकते हैं और किसान भी हो सकते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारे क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं और आई होप आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। और इस तरीके के सवाल अगर आपके सामने आते हैं तो आप हिचकिचाएंगे नहीं और इसको आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने पहला टाइप कर लिया, अब हम टाइप 2 करते हैं। ठीक है, अब टाइप 2 कैसा होता है दोस्तों, ये इधर आ जाएगी। डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। दोस्तों आपको एक जो है प्रश्न लिख के दे देगा, ये तो मैंने डायरेक्ट चित्र बना लिए हैं। आपको प्रश्न देगा कि त्रिभुज को स्नातकोत्तर बोला गया है, ऐसा लिखा होगा प्रश्न में, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसी प्रश्न लिखा हुआ होगा बहुत बड़ा, उसमें लिखा होगा कि त्रिभुज को स्नातकोत्तर बताया गया है, या वृत्त को बुद्धिमान से संबोधित किया गया है, या आयत को वफादार कर्मचारी से सम्मानित किया गया है, या वर्ग को परिश्रम से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको किया जाएगा। फिर उसके बाद बोलेंगे कि कर्मचारी जो बुद्धिमान परिश्रमी और वफादार हैं किंतु स्नातकोत्तर नहीं है, उन्हें किस रूप में निरूपित किया जाएगा और हमारा कौन सा आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों करेंगे हम, और इनमें जो है आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है, चलते हैं तो पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों पहला क्वेश्चन होगा जो है आपका, पहला क्वेश्चन होगा कि ये बोल रहा है परिश्रमी जो बुद्धिमान कर्मचारी, यानी कर्मचारी कौन से हैं हमारे, ये आयत वाले कर्मचारी, कर्मचारी जो बुद्धिमान परिश्रमी और वफादार हैं, यानी बुद्धिमान भी हैं और परिश्रमी भी हैं। तो ऐसा कौन सा अंक है जो परिश्रमी, वफादार और बुद्धिमान को कॉमन दिखाता है? कॉमन दिख रहा है दोस्तों, उसमें जो है वो अक्षर कॉमन है, वो कौन सा अक्षर है हमें वही देखना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये बुद्धिमान हो गया, वफादार हो गया, कर्मचारी। कर्मचारी जो बुद्धिमान परिश्रमी और वफादार हैं, कर्मचारी जो परिश्रमी और बुद्धिमान हैं, यानी बुद्धिमान परिश्रमी वफादार का एक अक्षर होगा जो कॉमन होगा। ठीक है, वो कॉमन अक्षर दोस्तों देखो यहाँ पर हमें अभी 4 दिखाई दे रहा है। देखो ये आयत में भी 4 आ रहा है, वृत्त के अंदर में भी 4 आ रहा है, और जो है वर्ग के अंदर भी 4 आ रहा है। बस स्नातकोत्तर नहीं पूछा, किंतु स्नातकोत्तर नहीं है, यानी स्नातकोत्तर नहीं है। अब दोस्तों स्नातकोत्तर त्रिभुज ये है, क्या इस त्रिभुज के अंदर 12 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो ये जो है हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा कॉमन केवल वफादार, कर्मचारी, बुद्धिमान और परिश्रम के जो कॉमन है वो आ रहा है दोस्तों 4। ठीक है, 4 एक ऐसा कॉमन अक्षर है जो देखो आयत के अंदर भी आ रहा है, और देखो वर्ग के अंदर भी आ रहा है, और देखो ये वृत्त के अंदर भी आ रहा है। तो ये 4 जो अक्षर है ये कॉमन दिखाई दे रहा है हमको ना। और ये पूछ रहा है किंतु स्नातकोत्तर नहीं है, उन्हें किस रूप में निरूपित किया जाएगा दोस्तों? अब इसको जो है किस रूप में निरूपित किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको खुद कर सकते हैं ना, मुझे बताने की ज़रूरत है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। चलो मैं बता देता हूँ, फिर भी ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, समझ में आया? दोबारा बताता हूँ। ठीक है, इसको आपको सही से समझना है। इसके तरीके के दोस्तों हर क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। आप यूपी पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लेना, यूपी पुलिस का A to Z एग्जाम उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। इसने बोल दिया कि त्रिभुज स्नातकोत्तर से संबंधित कर रखता है, और वृत्त बुद्धिमान को संबोधित करता है, आयत वफादार कर्मचारी हैं, और वर्ग, ये वाला जो वर्ग है वो परिश्रमी है। अब
ये दे देगा। उसके बाद ये पूछेगा कि कर्मचारी जो बुद्धिमान, परिश्रमी और वफादार हैं किंतु स्नातकोत्तर नहीं है, उन्हें किस रूप में निरूपित किया जाएगा। बस यही तो सीखना है। तो हमें क्या करना है, कर्मचारी, सबसे पहले कर्मचारी देख लेंगे हम, ठीक है। ये कर्मचारी देखेंगे तो कर्मचारी कौन से हैं, आप इसमें पूरे में देख सकते हैं। कर्मचारी वफादार ये हैं, और इस आयत के अंदर कुछ अंक हैं जो कि बुद्धिमान, परिश्रमी और वफादार हैं। तो बुद्धिमान, परिश्रमी, वफादार, ठीक है। तो देख लेते हैं, परिश्रमी ये है और बुद्धिमान ये है, वफादार ये है। क्या इन तीनों के जो चित्र हैं, उन तीनों के चित्रों में कोई एक संख्या ऐसी है जो कॉमन है, हम उसी को देखेंगे। तो वो ये व्रत है। व्रत के अंदर देखो दोस्तों 4 आ रहा है व्रत के अंदर 4। वफादार के अंदर ये दोस्तों देखो आयत के अंदर भी 4 आ रहा है। परिश्रम यानी वर्ग के अंदर भी 4 आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों इसी तरीके का क्वेश्चन है, मुझे कराने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है, चुटकियों में कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं त्रिभुज को डॉक्टर से प्रकट कर दिया और वर्ग को प्रोफेसर से और विवाहित व्यक्ति को 4 से, ठीक है। ये चीज़ आपकी समझ में आई। अब हमको क्या करना है, हमको देखना है कि कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। भाई ये विवाहित व्यक्ति हैं और हमें पूछ रहा है कि विवाहित नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है, यानी ये डॉक्टर। तो त्रिभुज में ऐसी कौन सी संख्या है जो व्रत के अंदर आती है। बोल रहे हैं डॉक्टरों को दर्शाती है, विवाहित को नहीं, यानी विवाहित वाला ये व्रत है। अब आप ये देख सकते हैं व्रत के अंदर जितने भी अंक होंगे 6, 5, 4 ये सब विवाहित हैं, और ये पूछ रहा है विवाहित नहीं है पर डॉक्टर है। तो यानी हमें इनसे अलग कोई अंक देखना है, वो है 2। तो दोस्तों 2 देखो आप, ये जो है डॉक्टर है, डॉक्टर में आ रहा है क्योंकि त्रिभुज है, डॉक्टर में 2 आ रहा है। लेकिन दोस्तों इसने प्रोफेसर के अंदर भी तो 2 आ रहा है, ये यानी ये 2 प्रोफेसर के अंदर आ रहा है और इसमें प्रोफेसर की बात नहीं कही गई है, तो ये 2 भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर केवल एक ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक है डॉक्टर जो कि जिसकी शादी नहीं हुई है, बाकी की जो विवाहित है वो इन सब की शादी हो चुकी है 6, 5, 4 की, ठीक है। और ये यही पूछ रहा है कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। अब हमें देखना है विवाहित कौन से नहीं है, तो डॉक्टर दर्शाती है, तो डॉक्टर ये हैं त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर 1, 2, 6, 5 है। अब ये पूछ रहा है विवाहित नहीं है, ये तो विवाहित लोग हैं, ये व्रत वाले तो विवाहित हैं 6, 5, 4। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो विवाहित नहीं है और जो प्रोफेसर में भी नहीं आ रही, केवल डॉक्टर में आ रही है, वो है 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन करने की तरीके आने चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है दोस्तों कि BEDGC कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी हैं और महिलाएं भी हैं। दोस्तों 1 मिनट, ये जो है यहाँ पर मैं ये लिखना भूल गया हूँ कौन मंत्री है और जो है कौन इसका वो है, क्या नाम है, सांसद। तो दोस्तों ये मुझे शायद ध्यान आ रहा है कि मैंने इसको किया है, तो अभी 1 मिनट ध्यान करता हूँ। जैसे ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज को किससे प्रकट किया था, ये किया था दोस्तों इन्होंने, ये शायद इन्होंने किया था त्रिभुज दोस्तों इन्होंने सांसद से प्रकट किया था शायद। अभी सवाल सही हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज को इन्होंने संसद से प्रकट किया था, और दोस्तों ये वर्ग है, ये मंत्रियों से प्रकट किया था इन्होंने, ठीक है। किससे किया था दोस्तों, वर्ग को इन्होंने मंत्री से प्रकट किया था। और दोस्तों व्रत को शायद महिलाओं से प्रकट किया था, मुझे ये ध्यान है, ठीक है, महिलाओं, इन्हें जो है इनसे प्रकट किया गया था। अब ये पूछ रहा है कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी हैं और महिलाएं भी, ठीक। अब हमें ये देखना है कि कौन से मंत्री, अब ये बोला कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी हैं और महिलाएं भी। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा भाग ऐसे सांसद, सबसे पहले सांसद देख लेते हैं, ये सांसद है। अब ये महिलाएं भी दर्शा रहा है, मंत्री भी दर्शा रहा है, तो सांसद, महिला और मंत्री तीनों का जो है एक अक्षर कॉमन है दोस्तों, और वो कॉमन अक्षर आपको मैं बताऊं कौन सा है, एफ है, ठीक है दोस्तों, कौन है, एफ है, ठीक है। एफ में देखो ये एफ जो है सांसद में भी आ रहा है, महिला में भी आ रहा है और मंत्रियों में भी आ रहा है, तो एफ यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है दोस्तों व्रत कारोबारी, त्रिभुज शिक्षित व्यक्ति और वर्ग जो है 10,000 से अधिक प्रतिमाह आय वाले व्यक्ति। दोस्तों ये सवाल बहुत सरल है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कि ये बोल रहा है कि प्रति माह 10,000 से अधिक आय वाले शिक्षित, ये 10,000 से आय वाले शिक्षित ये हैं, ठीक है, शिक्षित ये हैं, आय वाला ये है, ठीक है। अब बोल रहा है अधिक आय वाले शिक्षित कारोबारियों की संख्या,
ये कारोबारी हैं, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि 10,000 से ऊपर वाले व्यक्ति कौन से हैं, कारोबारी और शिक्षित व्यक्ति, यानी इन तीनों का कॉमन अंक कौन सा है। तो दोस्तों हमें 7 दिखाई दे रहा है। देखो वर्ग के अंदर भी 7 आ रहा है, कारोबारी के अंदर में भी 7 आ रहा है और दोस्तों त्रिभुज के अंदर में भी 7 आ रहा है, यानी 7 इज कॉमन आंसर। तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी क्लासेस ज़्यादा पसंद है, मैं वही आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।